एक पुरानी कहावत है कि जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर तो मायूस क्यों होते हो लाशों का शहर देखकर। हसदेव, मध्य प्रदेश, सिंगरौली, अंडमान निकोबार, गुजरात, बिहार और अब अरावली। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए विरोध तेज हो गया है। विनाश की जड़ में है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसे योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। नमस्कार। हाल ही में भारत सरकार के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो आइए समझते हैं कि वो फैसला क्या है और इससे आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको लेकर के इतना ज्यादा जो है सो आंदोलन क्यों हो रहा है और हमारे बिहार पर इसका आखिरकार क्या असर पड़ेगा। तो नवंबर 2025 में अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण और खनन को लेकर के जो है सो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है और ये पूरा का पूरा मुद्दा इसी फैसले से जुड़ा हुआ है। तो मामला कुछ ऐसा है कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे देती है। तो आखिरकार समझते हैं कि वो नई परिभाषा जो है वो क्या है। तो नई परिभाषा में ये बोला गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हमारे देश की बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक गिनी जाती है, जिसके अंदर जो है 2.5 करोड़ साल पुराना भी पर्वत श्रृंखला, पहाड़ वगैरह जो है सो उसके अंदर मौजूद है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जो है सो लगभग 12,000 से ज्यादा पहाड़ हैं। तो इसमें बोला ये जाता है कि जिन पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से कम होगा, ठीक, जिन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम होगा उसको अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर गिनती नहीं किया जाएगा। 100 मीटर कहने का मतलब आप ऐसा समझिएगा कि अगर आपका मकान 1 तल्ला का है तो 1 तल्ला का ऊंचाई जो है लगभग 3 मीटर का होता है। इस हिसाब से 33 तल्ला का मकान जो होगा वो 99 मीटर का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जिस पहाड़ का ऊंचाई 33 तल्ला मकान से कम है, यानी कि 100 मीटर से कम है, उसको पहाड़ माना नहीं जाएगा, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जो है सो अगर मान करके चलिए ये और ये 2 पहाड़ हैं और इन दोनों पहाड़ के बीच का जो दूरी है ये 500 मीटर से ज्यादा है, तो इसको भी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इसको जो है काटने का अनुमति दे दिया जाएगा। आप इसको जो है यहाँ माइनिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, काट करके यहाँ से खनिज वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस पर दिक्कत कहाँ पर हो जाता है सबसे बड़ा, तो देखिए इसमें होगा क्या कि लगभग 12,000 से ज्यादा जो है पहाड़ पूरे पर्वत श्रृंखला के अंदर है, जिसके बाद जो है इसको अगर देखा जाए तो लगभग 8.7 यानी कि 8.7% पहाड़ ही कुल ऐसे बचेंगे जो 100 मीटर से ऊंचा है। और 100 मीटर से ऊंचा कहने का मतलब कुल मिलाकर के 91% पहाड़ जो है इसके अंदर चले आएंगे, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के भाग नहीं रहेंगे, मतलब उसको काटना पड़ जाएगा, उसको हटाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है भारत के जो वन संरक्षण विभाग होती है, जो FSI है, इनके रिपोर्ट के अनुसार 91% पहाड़ जो है उसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के रेंज से पूरे के पूरे बाहर हो जाएगी। सरकार इसको काटने का जो है सो ऑर्डर दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको काटने का अनुमति दे दी है इसको। तो ये चीज है। इससे प्रॉब्लम किन किन लोगों को होगा और कहां पर होगा, तो देखिए इनसे कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम लोग अभी मैप पर समझते हैं। ये है हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। इस मैप के अंदर जो राजस्थान को जो है लगभग 2 पार्ट में बांटती है। राजस्थान का एक पार्ट जो है 2/3 में बट जाता है। अब देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिम साइड है वो है थार डेजर्ट, थार मरुस्थल है, और पूरब साइड जो है यहाँ पर ये राजस्थान का ये वाला भाग है जहाँ पर खेती वगैरह होता है। तो राजस्थान का जो 2/3 भाग है उसमें पूरा का पूरा थार मरुस्थल फैला हुआ है, मतलब वहां पे खेती नहीं होता है, हरियाली वहां पे कुछ भी नहीं है, पानी का किल्लत है। और 1/3 भाग जो इधर वाला पीला वाला रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर खेती जो है सो संभव है, यहीं पे खेती होता है, पानी वगैरह फुलफिल यहीं पर से होता है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला काम किस चीज का करती है, तो देखिए इधर थार रेगिस्तान है, इधर कोई हरियाली नहीं है और इसमें हमेशा जो है धूल भरी आंधी तूफान ये सब उठते रहता है, और इसी को रोकने का काम करता है अरावली पर्वत श्रृंखला, ताकि ये पूरा इधर नहीं आए और इधर का क्षेत्र जो है मरुस्थल नहीं बने, डेजर्ट नहीं बने। इस चीज का काम करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। और अगर अरावली पर्वत श्रृंखला को यहाँ पर से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, एक तरह से समझिए कि पूरी तरह से हटाने का ही प्लानिंग चल रहा है, अगर यहाँ पर से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो थार रेगिस्तान से चलने वाली जितनी भी गर्म हवा है वो सब सीधे इधर प्रवेश करेगा, भारत की तरफ सीधे प्रवेश करेगा अंदर की तरफ। और इसके अलावा जितना
भी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब भरा आंधी रहेगा, ये पूरे इस थार डेजर्ट का जो है फैलाव हो जाएगा, ये पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा, इधर मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। और उसके बाद यहाँ से चलने वाली जो गर्म हवा और साथ ही साथ जो है धूल भरा आंधी जो है ये सब चला जाएगा। इधर दिल्ली यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये दिल्ली में पहुंच जाएगा और फिर दिल्ली को कवर कर देगा। और अभी एक तो ऐसे वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा है और भी ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर ये जो है हवा चला जाएगा हिमालय की तरफ और हिमालय को पूरी तरह से ये ढक देगा। और हिमालय को इधर साइड देखिएगा, यहाँ पे हिमालय है और हिमालय पर जब बर्फ जमा हुआ होता है, सालों भर जो होता है हिमालय पर बर्फ जमा हुआ होता है। अब होगा क्या कि ये जो बालू है ये सब उड़ करके जाएगा, हिमालय पर जो बर्फ जमा हुआ है उस पर बैठ जाएगा। और आपको पता है कि बालू जब धूप पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है तुरंत में। तो अभी जैसे धूप पड़ता है तो बर्फ पर सनलाइट जब पड़ता है, सूरज की किरणें पड़ती है तो चमक करके रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन जब उस पर बालू जमा हुआ रहेगा तो बालू क्या हो जाएगा, सनलाइट पड़ने से, धूप पड़ने से क्या हो जाएगा, तुरंत गर्म हो जाएगा। और गर्म होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर का जो भी बर्फ होगा इसको पिघलाना शुरू कर देगा और यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह है इसको भी पिघलाना शुरू कर देगा। और जब ये पिघलेगा तो यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सब का जल स्तर अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा और ये हमारे यहाँ से हो करके गुजरती है, यानी बिहार से होकर के गुजरती है। और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ेगा, मीन्स ऐसे भी हमारा बिहार डूबता है बाढ़ में और इसका जल स्तर बढ़ने की वजह से फिर से बिहार में जो है सो हर साल और भी भयानक बाढ़ आएगा और हम लोग टुकुर सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका फायदा की अगर बात करेंगे तो फायदा में तो केवल सरकार को जो है ये कहती है कि इसको राजस्व यानी कि इसको टैक्स जो है वो टैक्स मिलेगा और इससे जो है राज्यों का विकास होगा। अब राज्यों का विकास होगा ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन उनका पर्सनल, उनके दोस्तों का, अडानी वगैरह का विकास होगा ये तो ज्यादा लग रहा है। लेकिन इससे नुकसान क्या क्या चीज होगा, तो इससे नुकसान ये चीज होगा कि यहाँ पर अगर एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो यहाँ पर जो है सो जल संकट आ सकता है, पानी का समस्या आ सकता है, यहाँ पर जो है सो मरुस्थल का फैलाव पूरा हो सकता है। इसके अलावा जो है ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है, डाउन हो सकता है और पानी की किल्लत हो सकती है। इधर आप लोग लड़की को मत तारने लगिएगा, यहाँ पे जो है सो वाटर स्कार्सिटी वगैरह हो सकता है, ये सब चीज देखने को मिल सकता है। अब इसमें आम आदमी कुछ क्यों नहीं कर सकता है, तो आम आदमी इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे पास संविधान का शेड्यूल 6 नहीं है। अब शेड्यूल 6 क्या कहता है तो जरा समझिएगा। शेड्यूल 6 संविधान का जो है ये हमको ये कहता है कि कोई भी सरकार जो है सो जहाँ पे शेड्यूल 6 जिसके पास अधिकार होता है, जिन राज्यों के पास, उस राज्य के संबंधित कोई भी कुछ भी करना होगा, फैक्ट्री लगाना या कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो सरकार अकेले रूम में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ जो है अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है। वहां पर जो भी डिसीजन लेना होगा वहां की आम जनता, वहां के नागरिक डिसीजन लेंगे। सांसद, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, कोई वहां पे सरकार वगैरह कोई भी डिसीजन वहां पर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वहां पे जो लोग होता है, स्थानीय निवासी जो हैं, वहां पर से उनको अनुमति लेना पड़ेगा। तो कैसे? तो हमसे हर एक आदमी से आकर के पूछेगा सरकार कि भाई आप राजी हैं, आप नहीं हैं, आप हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके हर एक क्षेत्र में जो है जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य होते हैं, तो हर एक क्षेत्र का, हर एक वार्ड का जो वार्ड सदस्य होता है उसको जारी करना होता है NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये चीज हुआ कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, हमारी जनता को, हमारे नागरिक को इससे कोई भी प्रकार का समस्या नहीं है, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और वही सर्टिफिकेट देना पड़ता है वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट रहेगी उसको देना पड़ेगा, यानी वार्ड सदस्य को वहाँ का देना पड़ता है। यानी आम जनता से डिस्कशन करके, बातचीत करके फिर ये NOC दे सकती है। और अगर आप मान करके चलिए कि यहाँ अरावली हटाने की बात हो रही है, तो राजस्थान का कोई गांव ऐसा होगा जो कहेगा कि ठीक है हम NOC दे देते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप पर्वत श्रृंखला को हटा दीजिए और हम लोग को प्यासा मार दीजिए, ऐसा तो कोई नहीं जारी करेगा। इसीलिए वहां पर ये समस्या हो रहा है क्योंकि राजस्थान के पास जो है शेड्यूल 6 नहीं है। और ये शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल 6 जो है संविधान का, भारत के केवल 4 राज्यों के पास है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हालांकि इस मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा जन आंदोलन होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका को दायर की जाती है, जिसका फैसला जो है 7 जनवरी 2026 को आने वाला है। देखिए, फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो धरोहर है, उसके
उसके लिए अगर हमको सजग रहना है, उसके लिए आवाज उठाते रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और कहा भी गया है कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और हैं अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इसी कड़ी में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ जो है सो हम लोग स्टैंड लेते हुए और #सेव अरावली को समर्थन देते हैं। और मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में।